I'm Dr. Preeti Kochar, faculty of Rampuria Law College. My subject is Professional Ethics, Bar Bench Relation and Accountability of Advocates. तो इस सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए हमें दो एक्ट्स पढ़ने पड़ेंगे, एडवोकेट एक्ट 1961 एंड कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971। इन एक्ट्स को पढ़ने से पहले कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी है जो हमें इस सब्जेक्ट के पढ़ने के टाइम पे हमें बार बार हमारे को पढ़ने में आएगी, तो उन टर्म्स को हमें जानना ज़रूरी है। तो बहुत बेसिक टर्म्स हैं, लाइक पहला है हु इज़ एन एडवोकेट। सो एक लिटरल इंटरप्रिटेशन अगर करें, लिटरल मीनिंग करें, तो एडवोकेट इज़ अ पर्सन हु पुट्स अप अ केस ऑन समवन एल्सेस बिहाफ। किसी और के लिए जो व्यक्ति कोई बात को आगे रखता है उसे एडवोकेट कहते हैं। लेकिन अगर टेक्निकली हम बात करें इस एक्ट के अकॉर्डिंग, तो एडवोकेट कौन है, जो कि सेक्शन 21A ऑफ द एक्ट, एडवोकेट एक्ट 1961 में कहा है, वो है एडवोकेट इज़ एन एडवोकेट एंटर्ड इन एनी रोल अंडर द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट। इन एनी रोल, एनी रोल मतलब या तो स्टेट बार काउंसिल का रोल या बार काउंसिल ऑफ इंडिया का रोल। तो रोल लिस्ट में जो भी व्यक्ति एंटर्ड है, उसका रजिस्ट्रेशन कराया गया है, वह एडवोकेट है। और यही नहीं, सेक्शन 29 और 33 भी इस एक्ट में इस शब्द एडवोकेट को और थोड़ा क्लियरली डिफाइन करते हैं, जिसमें सेक्शन 29 में कहा गया है कि एडवोकेट्स आर द ओनली रिकग्नाइज्ड क्लास ऑफ पर्सन्स एंटाइटल्ड टू प्रैक्टिस लॉ। यानी वो क्लास जो कि प्रैक्टिस कर सकती है और वह रिकग्नाइज्ड है बाय द लॉ, वह खाली और सिर्फ एडवोकेट्स ही कहलाती है। और सेक्शन 33 है एडवोकेट्स अलोन एंटाइटल्ड टू प्रैक्टिस, मतलब खाली एडवोकेट्स ही हैं जो कि एंटाइटल्ड टू प्रैक्टिस हैं। कोई व्यक्ति यदि एक बार कोई केस लड़ लेता है, इससे वह एडवोकेट नहीं कहलाता है। तो एडवोकेट जो एंटाइटल्ड टू प्रैक्टिस है, वो क्लास, उसे एडवोकेट्स कहते हैं। इसके बाद अगर हम सब्जेक्ट को स्प्लिट करते हैं, तो हमारी पहली टर्म आती है व्हाट इज़ प्रोफेशनल एथिक्स। बहुत सिंपल टर्म है प्रोफेशनल एथिक्स। अगर एक लिटरल मीनिंग देखें तो प्रोफेशनल एथिक्स होता है कि किसी भी सब्जेक्ट में आपका मॉरल कंडक्ट क्या होता है, आपकी मॉरल वैल्यूज़ क्या होती हैं, उस सब्जेक्ट को, उस करियर को आगे गो थ्रू करने के लिए या उस करियर को अपना सोर्स ऑफ लाइवलीहुड बनाने के लिए। तो प्रोफेशनल एथिक्स, लेकिन अगर हम इसको एक सेट ऑफ रूल्स के अकॉर्डिंगली और एक सब्जेक्ट मैटर के अकॉर्डिंग अगर डिस्कस करें, तो किसी भी वोकेशन स्पेशलाइजेशन के लिए द रूल्स और स्टैंडर्ड्स मेड बाय द स्टेट which are renewed from time to time and are made compulsory or the people who profess it as a career। या इसको दूसरे शब्दों में यूँ कहा जा सकता है कि किसी वृत्ति विशेष के लिए समय समय पर राज्य द्वारा विधि बनाकर उस वृत्ति के लिए निर्धारित वृत्तिक मानकों मतलब स्टैंडर्ड्स ऑफ प्रोफेशनल्स कुछ तय किए जाते हैं, जो कि उस वृत्ति में संलग्न व्यक्तियों के द्वारा ही अपनाए जाने चाहिए, और इसी को वृत्तिक सदाचार कहते हैं। तो ये वृत्तिक सदाचार जो हैं, ये एक स्टैंडर्ड्स हैं, एक लिस्ट है जो कि स्टेट द्वारा बनाई गई है। लेकिन जो ये लिस्ट होती है, ये कभी भी कंप्लीट नहीं होती है। ये लिस्ट एग्जॉस्टिव नहीं होती है। एग्जॉस्टिव नहीं होती है का अर्थ हुआ कि ये लिस्ट अपने आप में संपूर्ण नहीं होती है। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमें अपने खुद से समझना चाहिए कि इनका जैसे हम बार रूम में बैठे हैं, तो वहाँ ये नहीं लिखा होता है कि फ़ोन अलाउड नहीं है या फ़ोन पे बात नहीं कर सकते हैं, लेकिन आपका मॉरल कंडक्ट और आपका एथिकल वैल्यूज़ ये कहती हैं कि कोर्ट रूम में आपको फ़ोन यूज़ नहीं करना चाहिए। आपको बाज़ार में आते जाते आपका जो कोट होता है ब्लैक कलर की, जो आपकी ड्रेस होती है एडवोकेट्स की, उस ड्रेस को आपको बाज़ार में घूमने फिरने के लिए या इस तरह से फॉर एंटरटेनमेंट प्लेजर सेक आपको यूज़ नहीं करना चाहिए। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें होती हैं जो कि डिफ़ाइंड नहीं होती
होती है, लेकिन उनको समझना एक एडवोकेट को और एक उस प्रोफेशन की ग्रेस के लिए खुद से ज़रूरी होता है। तीसरी बात है कि प्रोफेशन जो हम कुछ भी प्रोफेस करते हैं वो हमारा एक फंडामेंटल राइट है। राइट टू प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन, बिजनेस, ट्रेड, ये सब हमारे फंडामेंटल राइट हैं। लेकिन ये फंडामेंटल राइट्स होने के साथ में क्या ये अनरिस्ट्रिक्टेबल हैं? क्या इनको आप इन पे कोई रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज कर सकते हो? तो हाँ, 1901 में जिस तरह से अगर 1901 जी में हमारे को जिस तरह से राइट टू प्रोफेशन दिया गया है, तो वहीं पे 1902 में ये फंडामेंटल राइट्स, जो भी राइट्स हमारे हैं वो कंप्लीट नहीं होते, उन पे रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाती हैं। और ये रिस्ट्रिक्शंस जो होती हैं ये क्यों होती हैं? ताकि इसके बेसिक दो लॉजिक्स होते हैं रिस्ट्रिक्शंस लगाने के लिए। आपको पता होगा कि अगर कोई चीज़ को बिल्कुल फ्री छोड़ दिया जाए तो वो बिल्कुल अपने मन से अब जो उसे करना है वह बिल्कुल मनमानी करते हैं। लेकिन उनके मनमानी रोकने के लिए कुछ रीज़नेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाती हैं जो कि इन द इंटरेस्ट ऑफ द जनरल पब्लिक होती हैं, और जो कि उस व्यक्ति विशेष के लिए, यानी जो उस प्रोफेशन की क्वालिफ़िकेशन रखता है, उस प्रोफेशन की टेक्निकल क्वालिफ़िकेशन जिसके पास हैं, उस पे उसके लिए वो रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाती हैं। ऐसा नहीं है कि कोई भी व्यक्ति आज डॉक्टर है तो डॉक्टर बनने के लिए आपको एक डिग्री लेनी पड़ती है, वकील बनने के लिए आपको डिग्री लेनी पड़ती है। ऐसा नहीं है कि कोई भी व्यक्ति जिसको थोड़ा बहुत भी ज्ञान है वो जा कर के और अपनी आजीविका शुरू कर देगा। उसके लिए तो एक कहावत बहुत फेमस है, नीम हकीम खतरे जान। तो इसके लिए जो रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाती हैं वो 1902 में लगाई जाती हैं। और ये रिस्ट्रिक्शंस जो हैं, इन रिस्ट्रिक्शंस को लगाने में स्टेट को उसी तरह से डिफ़ाइन किया गया है जैसे कि आर्टिकल 12 में डिफ़ाइन किया गया है। आर्टिकल 12 आप जब कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ोगे तो आप स्टेट पढ़ोगे, और उसमें जैसे स्टेट को डिफ़ाइन किया गया है उसी तरह से यहाँ पर भी स्टेट को इंटरप्रेट किया गया है। और जैसे लॉ को 13 में डिफ़ाइन किया गया है, आर्टिकल 13 में, जिसके की अंतर्गत ऑर्डिनेंस, ऑर्डर, बाय लॉ, रूल, रेगुलेशन आते हैं, उसी तरह से यहाँ पर भी डिफ़ाइन किया गया है लॉ को। तो इसलिए कहते हैं कि जो हमारे को राइट टू प्रोफेशन तो मिला है, लेकिन ये राइट टू प्रोफेशन भी एब्सोल्यूट नहीं है कि जो हम जैसे मन चाहे, जो हम चाहें वो कोई भी चीज़ बेचनी है तो उसकी जो हम चाहें रेट्स लगा लें और उनको उसी वैल्यू पे सेल कर दें। ऐसा नहीं होता है। सारी चीज़ों पे एक रीज़नेबल रिस्ट्रिक्शन लगाई जाती है फॉर द वेलफेयर ऑफ द जनरल पब्लिक। फिर है कि ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं, यदि इनका वायलेशन होता है, कई बार ऐसा होता है कि हमारे फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है, और अगर उनका वायलेशन होता है तो कॉन्स्टिट्यूशन हमें प्रोटेक्शन देता है, और ये प्रोटेक्शन हमें कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ के अंतर्गत, जो कि आर्टिकल 22, 32, 226 के अंतर्गत मिलता है, जिसमें कि हमें हमारे मनचाहे वकील को सेलेक्ट करने का, या उसको हम अपने कंसल्ट करने के लिए, डिफेंड करने के लिए हम चूज़ कर सकते हैं। राइट टू चूज़ द एडवोकेट ऑफ आवर ओन चॉइस हमारे को मिलता है। प्लस आर्टिकल 32 और 226 में जब हमारे फंडामेंटल राइट्स वायलेट होते हैं तो सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में हम इन आर्टिकल्स के तहत हमारी बात ले जा सकते हैं, रिट्स लगा सकते हैं, जिसके तहत हमको हमारे फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन होने का रेमेडी मिलती है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन हमें इस तरह से प्रोटेक्ट करता है। इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन हमें और भी जगह प्रोटेक्ट करता है, जैसे कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, आर्टिकल 39 है। ऐसे आर्टिकल्स में भी हमारे को प्रोटेक्शन मिलता है। आर्टिकल 36 से 51 में हमें, जहाँ पर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है, वहाँ पर भी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं जो कि हमें प्रोटेक्शन देते हैं। तो ऐसा बहुत सी, तो एक तरह से कहा जाए तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, हमारे को रिट करने का राइट, हमारे साथ कुछ अनफेयर हो रहा है तो उसको फेयरली डील करने के लिए जो सुविधाएं दी गई हैं,
तो ये एक तरह से हमारे कस्टोडियन, हमारे गार्जियन की तरह एक्ट करता है कॉन्स्टिट्यूशन। और इन सबको वहाँ तक पहुँचाने के लिए जहाँ जहाँ तक हमें रेमेडी मिले, वो काम कौन करता है? एक एडवोकेट करता है। तो प्रोफेशनल एथिक्स इसलिए ज़रूरी है क्योंकि एक एडवोकेट जब एडवोकेसी जो है एक सोसाइटी से जुड़ा हुआ प्रोफेशन है। It is not just merely for the purpose of earning profit. It is also a profession related to the society and welfare of the general public. तो जब एक एडवोकेट इन चीज़ों जो भी हमारे साथ हमारा वॉयलेशन होता है राइट्स का, या उसके लिए हम अपील करते हैं, तो हमें प्रोटेक्शन देता है, हमें गाइड करता है, हमें रेमेडीज़ देता है, तो उन सब के लिए एथिकली हमें साउंड होना ज़रूरी है। क्योंकि अगर एथिकली हम नहीं साउंड हुए तो हमारी मार्केट में हम कोई केस जीत तो सकते हैं, लेकिन उसके लिए क्रेडिबिलिटी ख़त्म होती जाती है। सो प्रोफेशनल एथिक्स हेल्प्स इन ऑल दीज रेमेडीज़। नेक्स्ट आता है, अगर सब्जेक्ट को स्प्लिट करते हैं तो व्हाट इज़ बार एंड बेंच। तो बार एंड बेंच, बार वो जगह होती है जहाँ पर एडवोकेट या ग्रुप ऑफ एडवोकेट्स प्रिसाइड करते हैं। बेंच वो जगह होती है जहाँ पर जज या ग्रुप ऑफ जजेस प्रिसाइड करते हैं। और हमारा बेसिक ऑब्जेक्टिव होता है कि एक हारमोनियस रिलेशनशिप एग्जिस्ट करे बार और बेंच के बीच में। एक हारमोनियस रिलेशनशिप जब एग्जिस्ट करती है बार और बेंच के बीच में, तो उससे नेचुरली कंट्री में भी प्रोग्रेस होती है और देश में भी शांति बनी रहती है। तो इसकी ग्रोथ के लिए और इसकी प्रोग्रेस के लिए हमें बार और बेंच की म्यूचुअल रेसिप्रोसिटी बहुत ज़रूरी हो। अकाउंटेबिलिटी ऑफ एडवोकेट्स, और इस सब्जेक्ट की लास्ट टर्म को अगर डिस्कस करें प्रिसाइसली, तो ये है जिसके के अंतर्गत अकाउंटेबिलिटी होती है जवाबदेही, अधिवक्ताओं की जवाबदेही। तो इसमें उनकी ड्यूटीज़ आती हैं, और ये ड्यूटीज़ जो हैं इनकी एक एडवोकेट की ना केवल उसके फेलो कलीग के लिए होती है, बल्कि ये ड्यूटीज़ एक एडवोकेट की कोर्ट फेलो कलीग के लिए भी होती है, कोर्ट के लिए भी होती है, सोसाइटी के लिए भी होती है, और एक सेल्फ के लिए भी होती है। इनके कंडक्ट्स होते हैं, उनकी लाइबिलिटीज़ होती हैं, ये सब अकाउंटेबिलिटी में आता है। इनका फ़ीस लेने का, और उनका आपको अगर किसी चीज़ की नॉलेज है तो सही नॉलेज देने के लिए, सही गाइड करने के लिए एक एडवोकेट ब्रिज की तरह एक्ट करता है जजेस और जनरल पब्लिक के या विक्टिम के बीच के लिए। और इसी के साथ में कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी है, जैसे स्टेट बार काउंसिल ऑफ इंडिया। हर राज्य की अपनी एक राज्य विधिज्ञ परिषद होती है। अगर यूनियन टेरिटरी है तो एज़ पर द पॉपुलेशन उनको एक साथ भी रखा जा सकता है, या दो भी स्टेट बार काउंसिल हो सकती हैं। बार काउंसिल ऑफ इंडिया होती है जो कि नेशनल लेवल पे होती है, एक होती है जिसका हेडक्वार्टर दिल्ली में होता है, दिल्ली है। और ये इसको बहुत अच्छे से डिफ़ाइन किया गया है सेक्शन 3 और 4 ऑफ द एक्ट, एडवोकेट एक्ट 1961 के अंतर्गत। और फिर आता है कि लीगल प्रैक्टिशनर एक टर्म होती है। तो लीगल प्रैक्टिशनर अगर हम इसको डिस्कस करें तो इसका अर्थ होता है कि इट मीन्स अ एडवोकेट और अ वकील और ऑफ एनी कोर्ट, अ प्लीडर, अ मुख्तार और अ रेवेन्यू एजेंट। और अगर इसको हम हिंदी में समझें तो ये है कि एक विधि व्यवसायी जो कि उच्च न्यायालय का अधिवक्ता या वकील, कोई प्लीडर, मुख्तार या राजस्व अभिकर्ता होता है। तो लीगल प्रैक्टिशनर को भी हम बहुत सी जगह यूज़ करते हैं, और इनको जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे ये आपको सारी टर्म्स धीरे धीरे क्लियर होती जाएंगी। एडवोकेट्स होते हैं तो एडवोकेट्स की भी दो कैटेगरीज होती हैं, सीनियर एडवोकेट्स एंड अदर एडवोकेट्स एज़ पर द प्रैक्टिस एंड द टेन्योर। इसके अलावा कुछ क्वालिफ़िकेशंस डिसक्वालिफ़िकेशंस होती हैं। हम अगर प्रैक्टिस करते हैं तो हमें लाइसेंस चाहिए होता है, जिसको कि सनद कहा जाता है या सर्टिफिकेट ऑफ एनरोलमेंट कहा जाता है, और बहुत सी ऐसी टर्म्स आएंगी। लेकिन इस सेशन को हम अगर एंड करते हैं तो स्कोप ऑफ द प्रोफेशन के साथ करते हैं कि इस एडवोकेसी का या एडवोकेट बीइंग एन एडवोकेट आपके क्या आगे
आपके क्या आगे प्रॉस्पेक्ट्स हैं, आप कहाँ कहाँ क्या क्या कर सकते हो। तो जुडिशरी में होता है, एज ए लीगल प्रैक्टिशनर होता है, नोटरी पब्लिक है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर है, असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर, लॉ ऑफिसर, लीगल असिस्टेंट, ओथ कमिश्नर, प्लीडर, लॉ प्रोफेसर, एडवोकेट जनरल्स, और ऐसी बहुत सी फील्ड्स हैं, प्राइवेट सेक्टर्स हैं जहाँ पर कि आपको हायर किया जा सकता है या आप अपनी प्रैक्टिस को कंटिन्यू कर सकते हो। आज का चैप्टर इतना है। नेक्स्ट चैप्टर में हम आपसे नेक्स्ट इसके कुछ बेसिक टॉपिक्स हैं, बेसिक थीम्स हैं जिन्हें डिस्कस करेंगे। थैंक यू।